Hello everyone, a very good morning and a very warm welcome to one and all the viewers. Welcome to निसर्ग उपचार आश्रम. मैं हूँ डॉक्टर लावण्या उपाध्याय और मैं निसर्ग उपचार आश्रम इन एसोसिएशन विद बजाज सीएसआर ग्रुप और मनसृष्टि केंद्र इसके ओर से आप सभी का आज के हमारे इस वेबिनार सीरीज नेचुरोपैथी एंड योगा फॉर इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ इसके तीसरे सेशन मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू योगा एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे स्पीकर मिस्टर निमेश शाह हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, जो हमें स्ट्रेस को कैसे हम योग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं। तो मैं मिस्टर निमेश शाह को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मिस्टर निमेश शाह एक प्रख्यात जीवन शैली और योग सलाहकार हैं। उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी की डिग्री वेलपैक कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से की है और साथ ही डिप्लोमा इन योगा की पढ़ाई भी उसी कॉलेज से की है। उन्होंने 15 वर्ष में कई व्याख्यान दिए हैं हेल्थ अवेयरनेस पर और इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा, नेचर क्योर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने अनेक वर्कशॉप्स लिए हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षक के तौर पर अनेक नेचुरोपैथी संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। वैसे तो वो पेशे से इंजीनियर है, लेकिन 1999 में अपने अंतर्मन की आवाज को सुनकर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग के मार्ग को अपनाया। वे शुद्ध शाकाहारी है और साथ ही योग का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और प्राकृतिक जीवन का अनुसरण कई वर्षों से करते आ रहे हैं। निसर्ग उपचार आश्रम इन एसोसिएशन विद बजाज सीएसआर ग्रुप और मनसृष्टि केंद्र की ओर से हम आपका निमेश जी इस वेबिनार सीरीज पर हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस सेशन में हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाए इसके ऊपर मार्गदर्शन दें। तो ओवर टू यू निमेश जी। Thank you, Dr. Lavanya, for introducing me and coordinating and co-hosting this program. I also would like to thank Dr. Kushan and Nisargopchar Ashram Urli Kanchan for inviting me for this lecture in this webinar series. So, hello everybody, namaste, good afternoon. Let's get going. आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानसिक तनाव से संबंधित है कि योग और जीवन शैली में सुधार के द्वारा हम मानसिक तनाव के ऊपर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं दे देना चाहता हूं कि ये 2 पार्ट में लेक्चर होने वाला है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि मानसिक तनाव से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो क्यों होते हैं। फिर अगला जो सेशन होगा जो कि अगले हफ्ते फ्राइडे को होने वाला है इसी समय, उसमें हम ये देखेंगे कि योग और कुदरती उपचार से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कैसे मानसिक तनाव को सचमुच में घर बैठे मैनेज कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर शुरू करते हैं। स्ट्रेस। So is there any problem in having a little bit of stress in life? ये प्रश्न सभी लोगों के मन में उठता है। तो अगर हम उस तनाव को मैनेज कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से और उन परिस्थितियों से जो हमें तनाव उत्पन्न होता है, अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, जो कि हम जानते हैं हमारे आसपास में जब लोगों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानसिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर और मन के ऊपर उसका जबरदस्त और बड़ा निश्चित प्रभाव पड़ता है। उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा फिनोमिना समझने की जरूरत है, जिसको कि फाइट और फ्लाइट फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। बड़ा क्लासिकल फिनोमिना है, लगभग सभी लोगों को इसकी जानकारी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं
उसके लिए हमें कुछ वर्षों पीछे जाना पड़ेगा इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इवोल्यूशन. सो लेट अस गो बैक अबाउट 50,000 ईयर्स. कल्पना कीजिए कि एक दोपहर का समय है, अभी जितना है उतना ही, अप्रोक्सीमेटली अराउंड दिस टाइम, लंच टाइम, और हमें भूख लगी है और हम खाना ढूंढने के लिए निकले और हमारी किस्मत अच्छी थी तो हमको केले का और नारियल का झाड़ मिल गया और हमने शांति से बैठ के 50,000 साल पहले हमारा लंच किया. एंड वी हैड अ प्लेंटीफुल स्टमक फुल ऑफ बनाना एंड कोकोनट. अब ये खाने के बाद में तृप्ति हो गई. उसके बाद में हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं. तो हम आराम के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे अपना चल रहा है, और ये खाना खाया हुआ है तो वैसे भी सब सिस्टम स्लो डाउन हो गया है क्योंकि अभी डाइजेशन शुरू हो गया है धीरे धीरे. तो हम एक आराम करने की जगह ढूंढ रहे हैं और एकदम से सामने से शेर आ गया. अब ये जो सामने से शेर आ गया, अब हम क्या करें, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. और हम क्या करें, ये हमें बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, कुछ सेकंड्स में, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव रहा है इस प्राणी के सामने, शेर के सामने, कि इसने हमारे कई साथियों को सफाया कर दिया है अगर हम ज्यादा देर इसके सामने खड़े रहें तो. तो हमें निर्णय ये लेना है कि हम इसके साथ में लड़ाई करें या हम यहाँ से भागें. और ये निर्णय हमें तत्काल लेना पड़ेगा, इन सेकंड्स. और जो भी कोई निर्णय हम लेते हैं कि हमें भागना है या लड़ाई करना है, उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और ये सारा काम बड़ी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं होगा तो ये हमारा सफाया कर देगा. ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए कुदरत ने हमारे शरीर में बहुत अच्छी व्यवस्था की है. और ये जो विकास हुआ है, जो व्यवस्था का इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये हजारों लाखों वर्ष से धीरे 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 होकर इवॉल्व हुई है. तो अब जैसे ही हमने शेर को देखा, हमारे मन ने रजिस्टर किया कि कुछ ऐसी चीज है, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जो कि जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. ओके, जैसे ही हमारे माइंड को ये रजिस्टर होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमारे सामने है, तुरंत हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं अपने आप ही. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुरंत ऐसे बदलाव आते हैं और हम तुरंत वहां से दौड़कर और झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ताकि वो शेर झाड़ पे नहीं चढ़ सकता, इसलिए हमको मालूम है कि वहां पे हम सुरक्षित रहेंगे. और ये काम करने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए, हमारे मन की सतर्कता चाहिए कि हम तुरंत इस बात का फैसला कर सकें कि हमें भागना है और किस पेड़ पे चढ़ना है या किस गुफा में या कहाँ पे जाना है जहां पे शेर ना आ सके. ये सब अपने आप शरीर में होने लगता है. तो ये जो एकदम अपने आप होने लगता है, अभी कुछ सेकंड्स पहले तो हमने केला और नारियल खाने के बाद में आराम करने का फैसला लिया था और धीरे धीरे सुस्ती भी आने लगी थी, और ये एकदम से शरीर में एनर्जी कहाँ से आ गई, सतर्कता कहाँ से आ गई, इतना सारा हम दौड़ के वो सब कर पाए. तो ये जो पूरा जो स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म हुआ, कि जो खाना खाने के बाद में जो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था उसको बंद करके और कुदरती रूप से हमारे शरीर में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारी एनर्जी आई और हम भाग सके, ये सारा काम स्ट्रेस के कारण हुआ. तो अगर हमारा मन ये स्ट्रेस को रजिस्टर ना कर पाता तो शेर हमारा सफाया कर देता. लेकिन हमारा मन उसको आइडेंटिफाई कर पाया, उसको रजिस्टर कर पाया कि ये जानलेवा परिस्थिति है, तो हमारे शरीर में बदलाव हुए. ये बदलाव के लिए हमारे शरीर और मन को हजारों लाखों वर्षों से मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मनुष्य जाति आज भी है. नहीं तो मनुष्य जाति का सफाया तो कब का हो चुका होता, अगर ये बदलाव तुरंत ना आता तो. कि जब भी कभी कोई जानलेवा परिस्थिति आती है तो कैसे हम अपने आप को बचाएं. और इसके लिए शरीर और मन में बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम थोड़ा सा अभी देखते हैं. तो क्या होता है, जैसे ही हम किसी जानलेवा परिस्थिति को देखते हैं, हमारा उसके साथ में साक्षात्कार होता है, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं इमीडिएटली. और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, हमारा शरीर और मन एकदम से अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है. इसीलिए इनको ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इनको एक्टिवेशन, एरोजल, अलर्टनेस और अलार्मिंग केमिकल्स भी कहा जाता है, जो कि हार्मोन्स हैं. और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए
तुरंत शरीर में रिलीज होते हैं। तो इनसे क्या होता है, जैसे ही ये हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, हमारी हमारा जो विजिलेंस है एकदम से बढ़ जाता है, मेंटल अलर्टनेस एकदम से बढ़ जाती है। हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज, वो तुरंत उसको हम रिलीज करना शुरू करते हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेशन में होगी, जो अभी हमने केला खाया था, नारियल खाया था, उसके कारण जो ग्लूकोज थोड़ी बहुत आई होगी, वो तुरंत सेल तक पहुंचेगी, खास करके स्केलेटल मसल सेल तक, क्योंकि उनको काम करना है बहुत सारा। और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज नहीं है, तो शरीर तुरंत ढूंढेगा कि कहां पर स्टोर किया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टोर हाउस उसको मिलता है वो है ग्लाइकोजन। क्योंकि जब भी कभी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में जितना ग्लूकोज रहना चाहिए, जब वो मात्रा उसमें आ जाती है, तो जो अतिरिक्त बचता है वो तुरंत उससे ग्लाइकोजन का स्टॉक उसको बिल्डअप करते हैं। ये ग्लाइकोजन लिवर में, स्केलेटल मसल्स में, इन सब जगह पे स्टोर होती है। और जब उनका भी स्टोर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसमें से वो फैट बनती है, लिपिड बनना शुरू होता है। तो जैसे ही हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, क्योंकि ग्लूकोज होगा तो एनर्जी बनेगी, तो तुरंत ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू होता है। और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन के बाद में अगर ग्लूकोज खत्म हो गया, तो जो लिपिड्स होते हैं, फैट, उसका भी ब्रेकडाउन होता है, और उसमें से हमको बहुत सारी ग्लूकोज मिलती है। इसको मोबिलाइज कराने का काम ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ इसलिए हुआ। फिर हमारे शरीर में सर्कुलेशन एकदम से बदल जाता है। ये जो आर्टरीज हैं, जिससे कि खून हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, जिनको कि आर्टरीज कहते हैं, वो डायलेट हो जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी फैल जाती है। और जो वीनस ब्लड है, जो कि कोशों से, टिश्यू से ब्लड को कलेक्ट करके और फिर हमारे हृदय तक पहुंचाता है, जिसको कि वेन्स कहते हैं, दूषित रक्त जिसको जिसमें से निकलता है, वो थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ी सी संकुचित हो जाती है, ताकि कैपिलरी बेड, जहां से कि खून में से हमारे शरीर को ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो मिलता है, वो थोड़ा लंबे समय के लिए कैपिलरी बेड में अवेलेबल हो। ये सब अपने आप ही होता है, ताकि हमारे सेल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके वो। फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है अपने आप ही। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल तक पहुंचता है। उसी तरीके से रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो उससे ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है। तो ऑक्सीजन भी पहुंच गई थ्रू ब्लड, ग्लूकोज भी पहुंच गया, तो उससे एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से हम, हमारा ब्रेन ठीक से काम करता है और हमारी मसल्स उसमें एक्शन आती है, तो हम चाहें तो लड़ सकते हैं, चाहें तो हम भाग सकते हैं। इसके लिए ये सब काम हो रहा है। और हमारे जो पसीना बनाने वाली जो ग्लैंड्स हैं, उसमें से भी बहुत सारा पसीना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, ताकि शरीर को थोड़ा ठंडक मिले, ताकि ये जो हार्ट रेट बढ़ा है, जो रेस्पिरेशन बढ़ा है, जो मसल्स काम कर रही हैं, उससे जो हीट जनरेट होती है, उसको कूल डाउन करने के लिए ये सब अपने आप ही शुरू हो गया। और जो डाइजेशन का काम शुरू हुआ था वो बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि अभी शरीर को डाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी जीवन शक्ति डाइजेशन का काम करने में लगने वाली थी, वो सारी के सारी अभी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। ये जो काम जो हमने अभी, जो मैंने आपको बताया इस तरह, तो डाइजेशन बिल्कुल बंद हो गया। इवन यूरिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी। अगर जरूरत से कम एड्रेनलिन शरीर में होती है, तो ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। हमें बड़ा आलस आता है, फटीग होने लगता है, ड्राउजीनेस वगैरह होती है। तो अभी देखना हमको ये था, और हमको याद ये रखना है कि एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन के रिलीज होने से कुछ ही सेकंड के अंदर कैसे शरीर और मन में बदलाव आ गया, ताकि हम उस परिस्थिति का, जानलेवा परिस्थिति का सामना कर सकें। और ये सामना करने के लिए शरीर और मन को विकसित होने में कई लाख बरस निकल गए। एक और हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन भी एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ही होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण होता है। अगर हमें कोई तनाव पूर्ण परिस्थिति ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन लंबे समय तक बनी रहती है, तो फिर ये कॉर्टिसोल के रिलीज होने से बहुत सारी चीजें होती है शरीर में। जैसे कि जैसे ही शरीर को कॉर्टिसोल रिलीज हुआ ब्लड सर्कुलेशन में, सिंपैथेटिक रिस्पांस बढ़ जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा आपको। और उसके कारण हमारे शरीर में फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो जब भी कभी किसी
तनावपूर्ण स्थिति का हमें सामना करना पड़ता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके द्वारा शरीर की गतिविधियां, बॉडीली सिस्टम्स अलग तरीके से काम करने लगती हैं। अब मानसिक तनाव का हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमारे जितने भी शरीर में ऐसी गतिविधियां चलती हैं जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट कुछ नियंत्रण नहीं है, जैसे कि हमारी सांस चल रही है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि इतने सेकंड में इतनी बार चले। हमारे हृदय की धड़कन, हमारे खाने में खाना खाने के बाद में डाइजेशन का काम, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हमारे शरीर में चल रही हैं जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है, डायरेक्ट उसके ऊपर हमारा कोई वी कैन नॉट गवर्न देम, लेकिन वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती है, उनके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऐसी जो नर्वस सिस्टम जिसको कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके दो भाग हैं। एक डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है तो हमारे शरीर के कुछ सिस्टम, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हार्ट रेट एकदम से बढ़ सकता है अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुई तो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ सकता है, ग्लूकोज मेटाबोलाइजेशन एकदम से बढ़ सकता है, मेंटल अलर्टनेस, पसीना निकलना, ये सब जो मैंने इस स्लाइड के पहले भी आपको बताया था। और ये कब होता है? जब भी कभी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और इसके कारण वो सब होता है। अगर और दूसरा जो भाग है डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब स्ट्रेस हार्मोन्स मर्यादा में होते हैं, अपनी जब हमें कोई तनावपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना होता है, उस समय जनरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही कोई तनाव वाली स्थिति आती है तो इमीडिएटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और उसी समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पेसिफाई हो जाता है, उसका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, वो ऑप्टिमम मिनिमम लेवल पे चली जाती है। शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना जरूरी हो बस इतना काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा शरीर की कौन सी सिस्टम्स रेगुलेट होती है, जैसे डाइजेशन है, पाचन की क्रिया, एक्सक्रीटरी, शरीर से मल बाहर निकालने की क्रिया, ये भी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे चली जाती है अगर तनाव उत्पन्न होता है तो। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम्स के द्वारा रेगुलेट होने वाली जो ग्लैंड्स हैं, वो भी पेसिफाई हो जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे शरीर में जो हीलिंग का काम चलता है, ये सब धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शरीर और मन इस समय तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। इसलिए मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब भी कभी शरीर में तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जरूरत से कम हो जाता है, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कम हो जाता है। और डोपामिन के द्वारा हमारे जो फाइनर मूवमेंट्स होते हैं वो नियंत्रित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। फिर हमारी जो कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी है, हम अपने मन को जहां चाहे वहां पर एकाग्र कर सकें और अपने मन को एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, अपने जो शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन जिसको कहते हैं वो भी कर सकें। फिर हमें जो अंत प्रेरणा होती है, जोश होता है, ये सारी चीजें डोपामिन के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर डोपामिन का लेवल कम होगा तो ये सारी की सारी चीजें भी उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो माइंड कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ठीक से, जॉय जैसा फील नहीं होगा, इंथुजियाज्म जैसा नहीं होगा, कुछ जोश वगैरह की कुछ भी नहीं होगा, अंत प्रेरणा जैसा कुछ हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता है। ऐसा ही एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, इसके द्वारा हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें हमारे मन को शांत रखने का जो प्रयास करना पड़ता है, अगर सेरोटोनिन का लेवल बैलेंस में होगा तो ये काम बड़ी आसानी से हो पाएगा। और अगर सेरोटोनिन का लेवल कम है तो मन अशांत रहेगा, बड़ी जल्दी शांति खो देगा, ठीक से हमको भूख नहीं लगेगी, जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती रहेगी, नींद भी ठीक से नहीं आएगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया। और वो क्यों हुआ?
क्योंकि शरीर इस समय मानसिक तनाव को झेलने के लिए कुछ और कर रहा है। इसलिए तो सेरोटोनिन का लेवल जब कम होता है तो डिप्रेशन का, हताशा महसूस होती है, हमको खाने पीने का कुछ सेंस चला जाता है, कभी भी भूख लगती है, जरूरत से ज्यादा खाना पेट में चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं, और उस खाने में से, ओवर ईटिंग में से भी हमें बड़ा संतोष मिलता है। ओके, तो स्लीपिंग डिफिकल्टीज, ओवर ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स, ये सब सेरोटोनिन के जरूरत से कम होने का नतीजा। तो जनरली होता यह है, कुदरत ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया हुआ है कि जिस तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स सेकंड्स में रिलीज होते हैं, उसी तरीके से कुछ ही मिनटों में न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। अगर मानसिक तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति चली जाए, स्ट्रेस रेजर्स अगर चला जाए, तो कुछ ही मिनटों में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उसका मतलब है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट हुआ था वो फिर से पेसिफाई हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो पेसिफाई हो गया था वो फिर से ऑप्टिमम बेस्ट, एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने लगता है। तो हमारा डाइजेशन ठीक से काम करेगा, बाकी के सब सिस्टम ठीक से काम करने लगेंगे अपने आप ही। लेकिन अभी आजकल के जो कलयुग है, जो परिस्थितियां हैं, इसमें तनाव आता तो है लेकिन जाता नहीं, और कई बार तो कई कई घंटों तक हमारे सामने बैठा रहता है, कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक लगातार बना ही रहता है। तो ये तनाव क्या होता है? तो इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां, हस्बैंड के लिए वाइफ शेयर जैसा है, वाइफ के लिए हस्बैंड, बॉस के लिए कलीग और सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स के लिए बॉस, बच्चों के लिए माता पिता, माता पिता के लिए बच्चे, इतने सारे शेर हमेशा आजू बाजू में कोई ना कोई रहता ही है। और हमारे शरीर में उस तनावपूर्ण परिस्थिति को झेलने के लिए जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए थे, उनको न्यूट्रलाइज होने का चांस ही नहीं मिलता। एक के बाद एक तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सोच के देखिए कि अगर हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार बने हुए हैं, अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पेसिफाई है, जिसके कारण की डाइजेशन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधि चल रही है, अगर वही ठीक से काम नहीं करेगा तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे? अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, तो ये शरीर काम कैसे करेगा? और अगर ये शरीर ठीक से काम नहीं करेगा तो इम्यूनिटी खराब, इम्यूनिटी वीक पड़ेगी तो बीमारियां आएंगी। ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स है। ये तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की कि अगर तनाव होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से और बहुत अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। तो हमने देखा कि हमारा इतने हजारों लाखों वर्षों से जो विकास हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज हुई है कि जब भी कभी कोई तनावपूर्ण स्थिति सामने आए तो उसका सामना करने के लिए शरीर सक्षम है, पूरी तरीके से सक्षम है, वेरी कैपेबल। लेकिन ये जो मिनटों में जो बदलाव आता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके लिए कोई सिस्टम बनी नहीं है, क्योंकि ये जो तनावपूर्ण स्थितियां अभी है वो पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे शेर है और वो नीचे झाड़ के नीचे बैठा हुआ है और हम ऊपर हैं, तो अब वो शेर को मालूम है कि जब भी कभी कोई आदमी जैसा प्राणी झाड़ के ऊपर चढ़ता है तो बड़ा बुद्धिमान है, वो तुरंत नीचे उतरता नहीं है, अब वो ऊपर ही बैठा रहेगा। और शेर को तो भूख लगी है, आप तो खाना खा के ऊपर चढ़े थे और वो तो अपना लंच ढूंढ रहा था, तो वो सोचेगा कि अभी चलो दूसरा लंच ढूंढते हैं, तो वो चला जाता है, वो चला जाता है, स्ट्रेस चला गया, स्ट्रेस चला गया। हमको लगता है कि अभी स्ट्रेस नहीं है क्योंकि ये शेर अभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, इसलिए तो हमारे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन आजकल का शेर जाता नहीं है, बैठा रहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन का सामना करने के लिए हमारे शरीर का विकास हुआ है। तो अब ऐसे कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको कहते हैं एंग्जाइटी, शरीर मन का बेचैन होना, एंग्जाइटी। तो हमारा शरीर जब बहुत ही शांत होता है, एकदम ग्राउंडेड होता है, बैलेंस्ड होता है, और कोई तनावपूर्ण स्थिति हुई तो अगर हम तनाव को झेलने में सक्षम नहीं है, अगर हमारा रेजिलियंस ठीक नहीं है, तो देख के ही हमको हता ये बेचैनी बढ़ सकती है, मन अनग्राउंडेड हो सकता है, और ये एंग्शियस माइंड जो है वो कभी ठीक से काम नहीं कर सकता, लगभग लगभग गलत ही निर्णय लेगा।
हमेशा। उसी तरीके से डिप्रेशन हो सकता है। अगर बार-बार तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो मन हताश हो सकता है और हताशा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज किया जा सकता है। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि ये बीमारी है। लोग बोलते हैं कि ये पागलपन है। पागलपन नहीं है, ये स्ट्रेस संबंधित एक बीमारी है जिसका निश्चित रूप से इलाज किया जा सकता है। तो अगर आपके आस-पास में कोई है, जिसके लक्षण देख के आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति हताश है, डिप्रेस्ड है, तो उसकी मदद कीजिए क्योंकि वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके आसपास में जो लोग हैं, उसके जो फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा और वो पूरा बाहर निकल सकता है। तो जब आप देखें कि किसी व्यक्ति को बहुत ऐसा दुखी-दुखी, उदास-उदास रहता है, हमेशा रोता रहता है, ज़रा सी कुछ बात की कि रोना शुरू हो जाए और बच्चों में और जो बिल्कुल जो जो टीनेजर वाली एज में जो बच्चे होते हैं, बार-बार इरिटेट हो रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि डिप्रेशन कुड बी वन ऑफ द रीज़न व्हाई ही इज़ डूइंग ऑल दिस। फिर उसका इंटरेस्ट चला जाता है लाइफ में, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता या इंटरेस्ट में उसको किसी चीज़ में से जॉय नहीं मिलता, प्लेज़र नहीं मिलता। वजन एकदम से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, भूख एकदम से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्योंकि डिप्रेशन है इसलिए। कभी नींद ज़्यादा आती है, कभी कम भी आ सकती है, दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस फील होता है बार-बार उसको। फिर फटीग, अनदर वेरी क्लासिकल साइन ऑफ डिप्रेशन। उसके धीरे-धीरे उसको फटीग का एहसास होने लगता है और उसको देख के ही आपको मालूम पड़ेगा कि उसका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन ही रहता है। सुबह उठा तब से ऐसा लगता है कि जैसे उसका एनर्जी लेवल डाउन है। उसको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि जीवन में तो मेरा कोई, इस दुनिया में तो मेरा कोई महत्व ही नहीं है। ही स्टार्ट्स टू फील वर्थलेसनेस, ओके, एंड समटाइम इवन ही फील्स वेरी गिल्टी अबाउट इट। फिर निर्णय लेने में उसको बड़ी कठिनाई होती है। उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो उसको एनकरेज करे, तब जाके कोई धक्का लगाए, तब जाके वो छोटे-छोटे भी निर्णय ले पाता है। और कंसंट्रेशन में बड़ा दिक्कत आता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी, और जब बहुत ही क्लिनिकली एडवांस लेवल पे डिप्रेशन चला जाता है, तो सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या करने की बात करता है। ये सब अगर सिम्पटम्स इसमें से 2-4 भी अगर किसी में दिखाई देते हो, तो आपको उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उसको उसका डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ये लगातार मानसिक परिस्थितियाँ, ऐसे ही तनावपूर्ण मानसिक परिस्थितियों के बने रहने के कारण एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी तकलीफ आती है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये तो चलता है या ये तो होता है, ये तो सबको है ही, ऐसा नहीं है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है फटीग, जो थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड किया था, उसको समझते हैं कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम कोई माइल्ड स्टील का तार या एल्यूमिनियम, अभी तो आजकल एल्यूमिनियम का तार हाथ में आता नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में हुआ करता था। अगर हमें उसको तोड़ना हो, तो हम उसको खींच के नहीं तोड़ सकते। उसको ऐसा बार-बार मोड़ेंगे, तो हर बार जब मोड़ने के बाद में जब नेक्स्ट टाइम मोड़ेंगे तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, फिर ऐसा बार-बार मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो ये माइल्ड स्टील या एल्यूमीनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसको हम ऐसा खींच के नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी उसको मोड़ के हमने तोड़ दिया। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो फटीग हो गया। फटीग कैसे हो गया? तो जब हमने उसको एक बार मोड़ा, तो उसमें स्ट्रेन हुआ। दोबारा किया और ज़्यादा स्ट्रेन हुआ, और ज़्यादा किया और ज़्यादा स्ट्रेन हुआ। उसका मतलब है कि तनाव को उसने झेला और तनाव झेलने के कारण उसकी क्षमता कम हो गई तनाव झेलने की। तो झेलते उसकी तनाव झेलने की क्षमता इतनी कम हो गई कि सिर्फ उँगलियों से तार को मोड़ा और वो टूट गया, क्योंकि वो फटीग हो गया था इसलिए। यही हाल हमारे मन का भी है। जब हम लगातार तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं और उस तनाव को रोज-रोज न्यूट्रलाइज़ नहीं करते, और इस बात को खास ध्यान दीजिए कि अगर हम उस तनाव को रोज-रोज न्यूट्रलाइज़ नहीं करते, तो हमारे मन को भी फटीग हो जाता है और फिर बार-बार इस तनाव के कारण दिन ब दिन हफ्ते निकलते जाते हैं, महीने निकलते जाते हैं, बरस निकलते जाते हैं और हमारा मन इतना फटीग्ड हो जाता है, उसकी तनाव झेलने की क्षमता इतनी कम हो जाती है, उसका रेज़िलियंस इतना कम हो जाता है कि ज़रा-सी हल्की-फुल्की तनाव वाली कोई परिस्थिति होगी, तो भी वो व्यक्ति उस तनाव को झेल नहीं पाता। ऐसा हो जाता है। और आपने भी कई लोगों के मुँह से सुना होगा कि जब हम यंग थे, तो बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को झेल सकते थे और अभी 50 साल, 60 साल की उम्र में ज़रा-सा कोई कुछ करता है, गुस्सा आ जाता है, एंग्ज़ियस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, झुंझलाहट होती है, इरिटेशन होता है, क्योंकि रेज़िलियंस कम हो गया है, क्योंकि फटीग है।
और ये फटीग की स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो आगे चल के जो बीमारी होती है उसको कहते हैं बर्नआउट। बर्नआउट अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं है। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको बर्नआउट है। इसके ऊपर आप गूगल सर्च कीजिए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताता हूं कि जिन लोगों को बर्नआउट हो जाता है, कई कई वर्षों से तनाव को झेलने के बाद में जो बर्नआउट का इफेक्ट आता है, तो उनको क्या क्या हो सकता है। इमोशनल रोलर कोस्टर फॉलोड बाय गोइंग कंप्लीट नम। दिन भर में उतार चढ़ाव उसके इमोशंस में, कभी एकदम से बढ़िया लगेगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, फिर ठीक हो गया, फिर रोना आएगा, कुछ भी एक ही दिन में ऊपर नीचे अपने आप ही, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्ट्रेस रेजर के, ये अपने आप ही होता है। फिर विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली इंटरेस्ट, तो सब लोगों से वो ऐसा उसको लगता है कि मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और वो सबसे धीरे धीरे दूर हो जाता है अपने आप ही। और लोग इसको नोटिस करते हैं कि पहले तो बड़ा सोशलाइज था, सोशलाइजिंग उसका बिहेवियर था, हर लोगों से मिलता जुलता था, अभी धीरे धीरे सबसे अलग होने लगा है। और उसके फैमिली फ्रेंड्स लोगों को उसकी चिंता होने लगती है, उसको बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है, उसके बारे में कुछ करो। लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर इंटरेस्ट इन सेक्स कंप्लीटली गॉन, मेंटल क्लैरिटी अवेयरनेस कंप्रोमाइज्ड, ये सब चीजें बहुत ही, डिप्रेशन का एहसास, सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस, ऑब्सेशन विथ वर्क। एक बार काम करना शुरू करता है और ऐसे लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा उनको कोई सूझता ही नहीं है। कई वर्षों से किया था तो बड़े स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बने हुए हैं, एक बार शुरू किया तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलते रहता है, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है उसमें, तो दे बिकम वर्कोहॉलिक। घंटों तक काम करते रहते हैं, ऑफिस में से बाहर ही नहीं निकलते। लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, लॉस ऑफ प्लेजर इन लाइफ, ये सब अपने आप ही हो गया। ओके, डिक्रीज्ड सेल्फ केयर, फिजिकल एक्सरसाइज डाइट वगैरह करने की इच्छा ही नहीं होती। पहले बोलता था कि मैं तो बहुत योग करता था, ध्यान करता था, सब छूट गया, वापस शुरू करने का उत्साह ही नहीं रहा। ये सारी चीजें, ओके, क्योंकि बर्नआउट हो गया है। और बर्नआउट का एक ही इलाज है, योग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुदरती उपचार, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आयुर्वेदिक प्रकृति में रुचि है, आयुर्वेद के साइंस में रुचि है। हमारा हिंदुस्तान का कई हजारों वर्ष पुराना कंप्लीट हेल्थ साइंस, जिसमें से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। समझ में आना चाहिए कि जब हमें मानसिक तनाव होता है तो अलग अलग प्रकृति वाले लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक अपनी खुद की सोच बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। जनरली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, हम व्यक्ति को प्रकृति आधारित उसका विभाजन कर सकते हैं लोगों को, या तो वो वात प्रकृति वाला होगा, या पित्त प्रकृति वाला होगा, या कफ प्रकृति वाला होगा। अब हम इसकी चर्चा में नहीं जा रहे कि वो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी प्रकृति क्या है, वो एक अलग ही विषय है। उसके बारे में अगर आप अलग से जान सके तो बहुत ही अच्छा, प्रकृति आधारित जीवन जीना चाहिए। और अगर अभी आपको जानकारी नहीं है और रुचि बढ़ती है तो थोड़ा सा सर्च कीजिए और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालिए कि आपकी कौन सी प्रकृति है। तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा कि आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, आपका शरीर जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरीके से आपका सब गतिविधियां चल रही हैं, वो वैसी ही क्यों चल रही है। क्योंकि वात वाले का शरीर मन उसी हिसाब से चलता है, पित्त वाले का बिल्कुल अलग और कफ वाले का बिल्कुल अलग। तो जब वात प्रकृति वाला व्यक्ति, उसके जीवन में तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां आती है तो क्या होता है, ये बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो वैसे ही वात प्रकृति वालों को इस चीज की टेंडेंसी होती है कि वो बड़ी जल्दी एंग्शियस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसको बड़ी जल्दी चिंता होने लगती है बिना किसी कारण के। उसको हमेशा मन में डर लगा रहता है, और डर के कारण ही उसका पूरा जीवन, एक तरह से कहा जाए तो इट इज गवर्न्ड बाय फियर। उसको बड़ा अकेलापन लगता है, नर्वसनेस फील होती है, मतलब बहुत सारी चीजें अपने आप जो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा बड़ा रेस्टलेस रहता है, इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, ये सारी उसकी टेंडेंसी होती है। अगर वो नॉर्मल रहेगा, कोई तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति सामने नहीं होगी, तो भी ये सब दिखाई देगा उस व्यक्ति में, उसको खुद को भी महसूस होगा। लेकिन अगर तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति सामने आ जाती है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा चिंता करने लगता है, और ज्यादा डर आने लगता है, छोटी छोटी बातों की चिंता कि मैं रिटायर होने के बाद मैं क्या करूंगा। अभी तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है,
अगर मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा, जॉब अभी मिला ही नहीं है, ऐसी ऐसी चिंताएं होती है। तो ऐसा बहुत सारा उसको होने लगेगा और फिर इसी में वो ओत-प्रोत पूरा रहेगा, इसी में वो इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो आप देखिए कि अगर तनाव है और हम उस तनाव को झेल भी नहीं पा रहे, उस तनाव को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पा रहे, तो हमारी कितनी दुर्दशा होती है। पूरा दिन इसी में चला जाता है और कुछ कर ही नहीं पाता, ना निर्णय ले पाता, ना कुछ कर पाता। और अगर हमने तनाव को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया तो तुरंत नॉर्मलाइज हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। उसी तरीके से पित्त प्रकृति वाला, जिसको कि ऑलरेडी इस चीज की टेंडेंसी है कि बड़ी जल्दी गुस्सा होता है, बड़ा हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ही उनके मतलब तुरंत ही हो जाती है, बड़े जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इम्पेशेंस नहीं रहता, ये सब चीजें उनकी, दिस इज पार्ट ऑफ देम, वो ऐसे ही होते हैं बस। लेकिन अगर तनाव सामने आ गया तो तनावपूर्ण स्थिति में ये चीजें और भी बढ़ जाती है, और भी जल्दी गुस्सा होगा, और भी जल्दी हॉस्टाइल बिहेवियर, जरा सा भी किसी चीज को, अनियमितता को, या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा बिहेवियर जो कि उसको टॉलरेट नहीं करेगा, जो उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसका टॉलरेंस लेवल एकदम से कम हो जाता है। ये सब अपने आप ही हो गया क्योंकि तनाव बढ़ गया। और कफ प्रकृति वाला व्यक्ति, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इनर्शिया, एक नॉर्मल प्रकृति भी अगर होगा कफ प्रकृति वाला, तो उसको कुछ भी नया शुरू करना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। उस नई चीज को शुरू करने के पीछे उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। एक बार शुरू हो गया फिर चलता रहेगा, लेकिन वो शुरू करने के लिए, बिकॉज देयर इज हैवी एनर्शिया, लिथार्जी, डलनेस, ये सब तो रहता ही है उसको। तो जब भी कभी तनावपूर्ण स्थिति सामने आती है तो बिल्कुल बैठ ही जाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कुछ भी नया शुरू करना हो तो उसको बड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इनर्शिया और भी बढ़ गया। तो जब ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं कि भाई कफ प्रकृति वाला है और बहुत स्ट्रेस भी हो गया है, बहुत सारी बीमारियां भी हैं स्ट्रेस वाली, तो अभी इसको कैसे मदद करें, तो सबसे पहले तो उसका स्ट्रेस कम करना पड़ता है ताकि वो खड़ा हो और कुछ करना शुरू करे। खड़ा होकर कुछ करना शुरू करेगा तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है उसके लिए। इसलिए फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति। ये जीवन शक्ति क्या चीज है? कुदरती उपचार में ऐसा माना जाता है और आयुर्वेद में भी ऐसा माना जाता है और कॉमन सेंस भी है कि हमारे शरीर के सभी काम को चलाने के लिए, शरीर और मन दोनों ही, कोई एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम कहते हैं जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और तुरंत मर जाए तो उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, जब जिंदा था तो जीवन शक्ति थी, मर गया जीवन शक्ति नहीं है। उस जीवन शक्ति के कारण शरीर का, मन का सब काम चलता है। ये जो हाथ पैर हिला रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, विचारों का आदान प्रदान, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डाइजेशन का काम चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए जीवन शक्ति चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल के एप्लीकेशंस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि बैटरी में से आती है। अगर बैटरी फुल्ली चार्ज होगी तो मोबाइल का काम ठीक से चलेगा। अगर बैटरी फ्लैट हो जाए तो आपका मोबाइल फोन कितना भी बढ़िया हो, आपके पास में कितने भी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस हो और आपको कितना भी अच्छे तरीके से यूज करना आता हो, कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि एनर्जी नहीं है। शरीर का भी ऐसा ही है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने महान हैं, कितना सारा आपको मालूम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप में जितनी जीवन शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है तो ये सब कुछ काम में नहीं आएगा। तो हमारे शरीर में जो जीवन शक्ति है वो अलग अलग कामों में बटी हुई है। कुछ जीवन शक्ति सोच विचार में लगी हुई है, कुछ खाना डाइजेस्ट करने में लगी हुई है, कुछ हाथ पैर चलाने में लगी हुई है, कुछ हृदय को धड़कन जो है उसके लिए लगी हुई है, सांस के लिए, ऐसा बहुत सारा कुछ हीलिंग के लिए। तो जीवन शक्ति बटी हुई है। जो शरीर के जो नियमित रूप से चलने वाले काम हैं, जरूरी काम हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन शक्ति के कारण वो सब काम चल रहे हैं। अब एकदम से तनाव उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति आई और हमें स्ट्रेस हो गया, तो जीवन शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब ये जो जीवन शक्ति का हिस्सा डाइवर्ट हुआ, ये आया कहाँ से? क्योंकि एक्स्ट्रा तो पहले से ही नहीं था। ऑलरेडी हमारे जीवन में जीवन शक्ति का तो शॉर्टेज ही है, इसीलिए बहुत सारे काम नहीं हो पा रहा है। हम मेडिटेशन नहीं करते, योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, समाज सेवा का काम नहीं करते, गार्डनिंग नहीं करते, क्योंकि एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो वैसे ही एनर्जी का शॉर्टेज है। अब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एनर्जी को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो डाइवर्ट नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो वो एनर्जी डाइवर्ट कैसे होगी? तो जो जरूरी काम थे
वो काम बंद हो जाएंगे या बहुत ही लो लेवल पे चले जाएंगे और वहां से संचित की हुई जीवन शक्ति तनाव को झेलने में चली जाती है। तो अगर हमें कोई तनाव है, मानसिक तनाव है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि जीवन शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उसको काउंटर करने में वेस्ट हो रहा है। जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो रहा है क्योंकि तनाव है। अगर वो तनाव चला जाए तो वो वापस जीवन शक्ति हमको वापस मिल जाएगी और शरीर के जरूरी काम को ठीक से करने लगेगी। और अगर ये परिस्थिति, तनावपूर्ण परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है और शरीर के जो जरूरी काम है वो ठीक से काम नहीं कर रहे क्योंकि उनके पीछे जो जीवन शक्ति है वो नहीं है, नहीं पहुंच रही, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है, बीमारियां एक के बाद एक, बीमारियां तभी आती है जब हमारी हेल्थ बिगड़ती है। हेल्थ बिगड़ती है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है तो बीमारियां आती है। तो अगर मानसिक तनाव है तो यह निश्चित मान के चलिए कि अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है और आगे जाके भी आने वाला है। तो प्रयास करके इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने आप कुछ होने नहीं वाला क्योंकि शरीर को मालूम ही नहीं है क्या करना। आज से हजारों लाखों साल पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ कि अगर शरीर में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक रहे तो क्या करना चाहिए। इसके बारे में कोई डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। हमारे सिस्टम तो इस तरह से डेवलप हुए हैं कि तनाव आया, 20-25 मिनट के बाद में चला गया और सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया। इसके लिए शरीर बना हुआ है। और आजकल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। कितना गंभीर मामला है, आप सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए इसके बारे में कि ये कितना सीरियस है। हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं और पी रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ सोच भी रहे हैं उसके बारे में? या अभी भी हमको किसी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति के पास में, कोई गुरु महाराज के मुंह से सुनना है और तब जाके हमारे मन में विश्वास बैठेगा कि सचमुच में ऐसा भी कुछ होता है? ये मेरे पिछले 22 साल का नेचुरोपैथी और योग के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। कई सारे मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट लोगों को इन चीजों के अनुभव से जब उनको समझ में आता है कि मानसिक तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है और योग और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और कुदरती उपचार के द्वारा मानसिक तनाव को जब कम करते हैं तो जो जीवन में परिवर्तन आता है, उसको देख के मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कई सारी मुसीबतें, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड स्ट्रेस, हमारी लर्निंग एबिलिटी सीरियसली गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका मतलब है कि जो लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। अगर हम नई चीज को सीखने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो नई चीजों को सीखेंगे कैसे? और आजकल का जमाना तो इतना फास्ट हो गया है कि रोज कुछ ना कुछ नया आता है। आज कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाला, कल पुराना हो गया। तो इतना इतना सारा नया सीखने की हमारी क्षमता अगर वो कमजोर पड़ जाए तो आगे जाके क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो कि हम देखते हैं कि कई सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको आप मोबाइल फोन हाथ में दीजिए तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसमें सीखने में उनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि नई चीज सीखने की क्षमता कब की जा चुकी है। इसलिए कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होता। किसी चीज में मन को एकाग्र करना हो तो वो होता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए टिकेगा, फिर कहीं जाएगा, फिर कहीं जाएगा, एक जगह लंबा रहेगा ही नहीं। अगर एक जगह लंबा टिकेगा नहीं तो वो गहराइयों तक जाके सोच कैसे पाएगा? क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं वो तो गहराइयों में सोचने के बाद ही मिलते हैं। फिर हमारा परफॉर्मेंस एट वर्क, एट जॉब, इन बिजनेस, इट गेट सीरियसली अफेक्टेड। डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी वो वीक हो जाती है। लॉस ऑफ जॉय, जीवन में से ऐसा आनंद उत्साह सब चला जाता है। वो डोपामिन लेवल कम डाउन हो गया था, सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो गया था। इसके लिए इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों को, जो तनाव वाले लोगों को जो एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं उसमें यही सब होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन सप्लीमेंट्स, यही सब होता है। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह चला जाता है जीवन में से। स्लीप अवेक साइकिल डिसऑर्डर्स, हंगर साइकिल, ग्रोथ, ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट खास करके बच्चों में। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं बाल्यावस्था में, जिसके कारण हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है, अगर बच्चे को लगातार मानसिक तनाव रहेगा तो ये ग्रोथ हार्मोन्स ठीक से सिक्रीट नहीं होंगे। अगर बच्चा रोज रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे सो नहीं जाता तो उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इज गोइंग टू सीरियसली गेट कॉम्प्रोमाइज। और मैं देखता हूँ बच्चे लोग 10-10, 11-11 बजे तक मम्मी डैडी के साथ में जग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल वाले।
0 से लेके 8-10 साल वालों की बात चल रही है, तो उनका ठीक से ग्रोथ नहीं होता। तो हमारे ग्रोथ के लिए फिजिकल एज वेल एज मेंटल बहुत जरूरी है कि मन शांत रहे। मानसिक तनाव वाला मन, उसका ग्रोथ और ये रिपेयरिंग का काम, रिजुविनेशन ठीक से हो ही नहीं सकता। फटीग हमने डिस्कस कर लिया, ड्राउजीनेस, स्लजिशनेस, हाइपर एक्टिविटी, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। बहुत सारी बीमारियां, ये लिस्ट मत देखिए आप, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है जो सिर्फ गिनाने के लिए, जो मेजर मेजर डिसीज होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मानने लगा है, उन्होंने लोगों को ऐसा बताना भी शुरू किया है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ऐसा मालूम भी है कि मोर देन 90% ऑफ द डिसीजेज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जो लोग प्रॉपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को जानते हैं, एलोपैथी साइंस वाला भी, आयुर्वेद साइंस वाला भी, कुदरती उपचार वाला भी, नेचुरोपैथी साइंस वाला भी, अगर वो थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से उसको सोचें, तो जितनी भी बीमारियां हैं उसका पैथोजेनेसिस आपको सीधा स्ट्रेस पे ले जाएगा। स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजेस, वेदर इट इज एक्यूट कंडीशन और वेदर इट इज क्रोनिक कंडीशन। इनडाइजेशन के कारण ही कितनी सारी बीमारियां होती है। अगर इनडाइजेशन है, उसका मतलब है कि खाना खाने के बाद में ठीक से पच नहीं रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एसिडिटी, जो डाइजेशन का जो फर्स्ट फेज होता है, जिसको कि हम कहते हैं सिफ्लिक फेज, डाइजेशन के अलग अलग फेजेस होते हैं, सिफ्लिक फेज, डाइजेस्टिव फेज, इंटेस्टाइनल फेज वगैरह वगैरह। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेस है, उसके कारण खाना ठीक से पचेगा नहीं। खाना नहीं पचेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे शरीर में अलग 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 बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की निश्चित मात्रा में रोज रोज किसी न किसी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जरूरत पड़ती है। अगर वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आएगी तो शरीर और शरीर के जो सिस्टम्स हैं वो काम कैसे करेंगे, और अगर बॉडीली सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो हेल्थ कैसे मेंटेन होगी, और अगर हेल्थ ठीक से मेंटेन नहीं होगी तो फिर बीमारियां तो आने ही वाली हैं। diabetes, high blood pressure, hypo and hyperthyroidism, all types of skin problems, asthma, morbid obesity, fatigue, burnout, fibromyalgia, all the autoimmune diseases like rheumatism, lupus वगैरह वगैरह, ये सब जितना भी होता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वो तो जबरदस्त है। आज की दुनिया में आप जाके देखिए, 50% ऑफ द यंग मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन, ओके, जो यंग होती है, they are affected by PMS, premenstrual syndrome, and it is purely because of stress. They don't know how to manage stress. जो हमारा जो menstrual cycle होती है उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। उसका एक हिस्सा जो है वो menstrual cycle का जो पहला दिन होता है उसके 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और वो 3-4 दिन पहले, मेंसेस शुरू होने के 3-4 दिन पहले हमें अपने आप को ठीक से रखना आना चाहिए। और उस समय अगर स्ट्रेस हो और उस स्ट्रेस के कारण हमारा बॉडीली सिस्टम अगर अफेक्टेड होता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मेंस्ट्रुएशन। और अगर ये बार बार होगा तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की लिस्ट, बड़ी लंबी लिस्ट होती है, सब शुरू हो जाता है। और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जो कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो पीएमएस इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम टुडे। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट है बहुत छोटी लिस्ट है, 200 से ज्यादा तरह की बीमारियों को लिस्ट आउट किया जा सकता है इंडिविजुअली ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हमें बीमारियों से मुक्ति पानी है और अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, खुद का मेरा इतने सारे वर्षों का जो कुदरती उपचार का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का काम करते करते और योग रिलेटेड जो मैंने काम किया है, ऐसा मैंने एक मेरी खुद की एक ऐसी सोच डेवलप हुई है कि जो बीमारियां जो आती है वो तभी आती है कि जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। ओके, बीमारियां आने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बीमारियां आती है, ऐसा मैं मानता हूं। अब स्वास्थ्य सुधारने के लिए बीमारियों को दूर नहीं किया जाता, या बीमारियों को दूर करने से स्वास्थ्य सुधरेगा, ऐसा भी नहीं है। स्वास्थ्य को सुधारेंगे क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम है, द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इलनेस एंड डिसऑर्डर, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। तो अगर हमें बीमारियों से छुटकारा पाना हो तो हमारे स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा। जितना जितना स्वास्थ्य सुधरेगा उतना उतना इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। पहले स्वास्थ्य सुधरता है फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है।
जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है तो नई बीमारियां आएंगी नहीं। तो हमारे स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा अगर बीमारियों से छुटकारा पाना हो तो। और अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो ताकि हमारी इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग बने, उसके लिए हमें लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो जब भी कभी हमें कोई भी तनावपूर्ण स्थिति आती है, और अगर हमको ऐसा मन में विचार आ भी गया, अगर हमारी किस्मत अच्छी है कि चलो इसके बारे में कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता है और कई बरसों से है, कई महीनों से है, चलो जाके ढूंढते हैं कि क्या किया जाए इसके बारे में। तो आजकल के ज़माने में हमको क्या मिलता है? व्हाट इज़ द मॉडर्न अप्रोच टुवर्ड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो एक तो हमको मालूम है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं काउंसलर्स। ओके, तो ये काउंसलर्स मतलब कि जो जिन्होंने साइकोलॉजी में बीए एमए किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, फिर उसके बाद में और भी आगे एमफिल पीएचडी किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके एज ए प्रॉपर ट्रेंड काउंसलर। ऐसे काउंसलर को ढूंढ के हम उनके पास में जाते हैं, तो वो काउंसलिंग करते हैं। अलग अलग उनके टूल्स होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, हिप्नोसिस इज वन ऑफ द टूल्स। इन सब अलग अलग टूल्स की मदद से और आपके साथ में डिस्कशन वगैरह करके जो आपके मन में जो नेगेटिविटी है उनको हटाने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए ताकि आपका मन फिर से सकारात्मक विचारों की तरफ धीरे धीरे मोड़ आने लगे उसमें, एंड यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज। तो ये एक तरीका है मॉडर्न मैनेजमेंट काउंसलिंग। एक और तरीका है कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे जो कि एमबीबीएस ट्रेन डॉक्टर है, उसके बाद में उसने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, सकाइट्रिस्ट है या जिनको कि साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, तो ड्रग थेरेपी के द्वारा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन की जो दवाइयां देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, तो ये जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ड्रग थेरेपी के द्वारा आपका इलाज करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास में जाएंगे तो वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का कोई देखेंगे कि आपके शरीर में किसी सप्लीमेंट की कमी तो नहीं है, कोई डिफिशियंसी तो नहीं है जिसके कारण आपको बार बार तनाव होता है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के द्वारा आपके आपको थोड़ा सा और रेजिलियंस को बढ़ाया जाए ताकि आप तनाव में से तुरंत बाहर निकल सकें, उसको झेल सकें। इतनी अप्रोच जनरली मॉडर्न अप्रोच में हमको दिखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और कुदरती उपचार, एक्चुअली योग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कुदरती उपचार के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उनके द्वारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो इस तरह से किया जा सकता है कि पूरा का पूरा परमानेंट उसका क्योर मिल सकता है। और मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि दिस इज फ्यूचरिस्टिक साइंस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी आज हम अगर किसी कुदरती उपचार के जो डॉक्टर्स होते हैं, नेचुरोपैथ डॉक्टर, जो डिप्लोमा वालों की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ, जो कि 5 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद, BNYS का कोर्स करने के बाद, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस करने के बाद जो उनको जो स्पेशलिटीज डेवलप होती हैं फिर आगे, उन लोगों का जो स्ट्रीम है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ स्पेशलिटी, ऐसा मुझे लगने लगा है। क्योंकि मेरे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं उनको स्ट्रेस में से बाहर निकलने के लिए जो जो भी टूल्स मैं अप्लाई करता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और योग रिलेटेड, उनको देख के मुझे ऐसा लगने लगा है कि अभी ये नेचुरोपैथी इज गोइंग टू बी द फ्यूचरिस्टिक साइंस फॉर और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या काम हो सकता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से जो हो सकता है मेरे खुद के अनुभव पे उतरा हुआ है, माय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और जो मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट्स का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि करेक्टिव एक्शन ली जा सकती है। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? किसी भी कारण से आज आपको तनाव महसूस हो रहा है, ओके, तो अभी के अभी उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, किस कारण से उसको छोड़ देते हैं, अभी उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। हो सकता है कि कल फिर से तनाव हो तो कल फिर से कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि जो उसका प्रभाव में से मुक्ति मिल सके। क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे तो उसका प्रभाव बना रहेगा। तो अगर हम स्ट्रेस हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज कर सके तो स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा, तो शरीर को उसके जो विपरीत प्रभाव होते हैं उससे बचा सकते हैं। तो अगर हमको जो कारण है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक तनाव अभी पैदा हुआ है उसको तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और निश्चित रूप से कर सकते हैं रोज के रोज। तो ये काम किया जा सकता है थ्रू योग एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और बहुत ही सरलता से, बिना एक भी पैसा खर्च किए, घर पे बैठ के
फिर दूसरा काम किया जा सकता है अपने रेजिलियंस को बढ़ाने का। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी जब हम यंग होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एजिंग इफेक्ट के कारण क्षमता कम होती जाती है, और एक ही जैसी परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उस तनाव की झेलने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी को बोले कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = कितना, तो अगर कोई गंवार होगा तो उसको तो पसीना छूट जाएगा। जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा उसको भी बड़ी घबराहट होने लगेगी। लेकिन कोई मैथमेटिशियन होगा तो तुरंत बोलेगा ओके 2 + 3 = 5 + 4 = 9 + 5 = 14 + 6 = 20 and 7 = 27। वो तुरंत बता देगा, उसको कोई तनाव नहीं हुआ। तो आपने देखा कि एक ही प्रॉब्लम है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। किसी को पसीना छूट रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसको कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके मन की स्थिति ऐसी है। ठीक है, तो हम अपने मन की स्थिति को बदल सकते हैं, अपने रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। तो जिस मानसिक परिस्थिति के कारण किसी एक व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न हो रहा है, हमको नहीं होगा। ये काम योग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से निश्चित रूप से किया जा सकता है। एक और काम, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम कारणों की तरफ देखते हैं कि जो तनाव उत्पन्न होते हैं उसके मूल कारण क्या है, और अगर हम उन कारणों के ऊपर काम करें और उन कारणों में को हटा सकें तो मानसिक तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर मानसिक तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जो जीवन है वो बड़ा शांति से गुजरेगा, बड़े आराम से निकलेगा, वेरी पीसफुल। रियल इवोल्यूशनरी चेंजेस हैपन इन अवर माइंड एंड बॉडी ओनली इफ माइंड इज पीसफुल। इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि आप कितना जोर लगा रहे हैं, नॉट रियली। अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस में से हमको गुजरना हो, आत्म विकास करना हो, तो सबसे पहली चीज जरूरी है वो ये कि मन शांत होना चाहिए। और तनावग्रस्त मन शांत कैसे हो सकता है? तनावग्रस्त का मतलब ही है कि शांत मन का विपरीत। तो हमें योग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे हम अपना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में अगले हफ्ते हमारा लेक्चर होगा। और ये लेक्चर फ्राइडे को 5 मार्च इसी समय 11 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप फिर से इस लेक्चर में शामिल होंगे और कॉपी और पेन लेके आइए ताकि सब नोट कर सकें, क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा ये सब घर पे बैठ के करने वाली चीजें हैं, फ्री में, बिना एक भी पैसा खर्च किए। और अपने जो सर्कल में फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा एनकरेज करिए, क्योंकि ये सब कौन बताता है, ये सब हमको जानकारी मिलने वाली कहाँ पे है। तो जितना ज्यादा हो सके इसमें पार्टिसिपेट करिए, आपका भी फायदा, लोगों का भी फायदा। तो आई एम होपिंग कि आज का जो सेशन था उसमें कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि मानसिक तनाव उत्पन्न होता है तो उसका शरीर और मन के ऊपर निश्चित प्रभाव पड़ता है, और उस निश्चित प्रभाव के कारण बहुत सारी सिस्टम्स में चेंजेस आते हैं, और उसका निश्चित प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, और उसके कारण बीमारियां होती हैं, और उसमें से बचा जा सकता है, निश्चित रूप से बचा जा सकता है। इतना आज हमको समझना था। अब आगे का काम जो है वो अगले हफ्ते हम उसको देखेंगे। तो हमारा समय भी अब 2-3 मिनटों में खत्म होने वाला है। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक निसर्गोपचार आश्रम उर्ली कांचन for inviting me in this web seminar series, and also would like to thank Dr. Kushan for taking personal interest, and of course Dr. Lavanya for co-hosting and coordinating this program. So I hand over to you, Dr. Lavanya, now. Thank you, Mr. Nilesh ji. Thank you so much for this wonderful session and giving us so much clarity about stress and the mechanism of stress, which most of the people are so unaware about. Thank you so much once again.